हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल इज यूज्ड व्हेन स्टूडेंट्स अप्रोच ऑफ लर्निंग मटेरियल इन अ वे दैट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल्स। कि जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है। इसमें पूछा गया है कि जब विद्यार्थी कोई भी स्टूडेंट है वो अधिगम जो उसकी लर्निंग का जो विषय वस्तु होती है, कोई भी मान लो कोई सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें वो उसका मीनिंग निकालता है और मीनिंग निकाल करके उसको अच्छे से समझता है। ठीक, तो उसके जो वो वाला उपागम है उसका वो उपयोग करता है कि अच्छे से समझता है, मतलब पहले मीनिंग निकालता है और फिर अच्छे से उसको समझता है। ठीक है, तो फिर ये जो लर्निंग स्टाइल है, ये जो अधिगम शैली है, वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है प्रैक्टिकल स्टाइल, व्यवहारिक शैली। ऑप्शन नंबर बी है इम्पल्सिव स्टाइल, आवेगी शैली। ऑप्शन नंबर सी है सरफेस स्टाइल, सतही शैली। और ऑप्शन नंबर डी है डीप स्टाइल, गहन शैली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डीप स्टाइल या फिर गहन शैली की डीपली अच्छी तरह से वो उस चीज़ को समझ रहा है, समझ के वो उसका मीनिंग निकालता है। ठीक है, और फिर वो दोबारा से उसको अच्छे से समझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड असेसमेंट स्ट्रेटजी टू अवॉइड कल्चरल बायस। कि सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है। ठीक है, कि सांस्कृतिक जो पूर्वाग्रह होता है उससे बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है, क्योंकि जो सभी बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरह से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एसेसिस स्टूडेंट्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, कि विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। ऑप्शन नंबर बी है यूज़ अ सिंगल गुड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी है एज्यूम दैट एथनिक डिफरेंसेस आर ड्यू टू हेरिडिटी, मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना। और ऑप्शन नंबर डी है अवॉइड यूजिंग पोर्टफोलियो फॉर असेसमेंट पर्पजेज, कि आकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, असेसिस स्टूडेंट्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड, कि विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, कि किस तरह से किस विद्यार्थी ने कितना सीखा है उसका आकलन करने के लिए, उस चीज़ को एसेस करने के लिए कई सारी मेथड का उपयोग करना, क्योंकि सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो सबको हम एक ही विधि का उपयोग करके हम नहीं पता लगा सकते कि किस बच्चे ने कितना सीखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि हम डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स को एसेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rohan is reading a latest Bahubali comic book because he cannot wait to see what happens to Bahubali and his family. This is best example of। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है। जो रोहन है वो एक कॉमिक बुक पढ़ रहा है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो रही है इस बात को लेके कि जो बाहुबली है और जो उसका परिवार है उसके साथ उस स्टोरी में क्या हो रहा है आगे, क्या होगा आगे। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो सिचुएशन है ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। ऑप्शन नंबर बी है ओनली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का। ऑप्शन नंबर सी है बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का। और ऑप्शन नंबर डी है नीदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि न तो आंतरिक और ना ही बाह्य अभिप्रेरणा का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए,
ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, कि जो रोहन है वो कॉमिक बुक पढ़ रहा है तो उसको अंदर से ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही है इस चीज़ को जानने के लिए कि जो बाहुबली है और उसकी फैमिली है उसके साथ क्या हुआ होगा। तो ये सिर्फ आंतरिक जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग सिचुएशन इन विच मल्टीपल पार्टनर्स स्टिमुलेट एंड एनकरेज वन अनदर इज कॉल्ड, कि अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं वो क्या कहलाती है। कि जब विद्यार्थी हैं आपस में सीखते हैं, अधिगम करते हैं, वो कई सारे बच्चे मिलके या फिर कई सारे विद्यार्थी मिलके एक दूसरे की वो सहायता भी करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित प्रेरित करते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो इस टाइप का ये जो सिचुएशन है, ये जो अवस्था है अधिगम की, तो वो क्या कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए है टीम टीचिंग, दल शिक्षण। दल शिक्षण होता है कि कई सारे टीचर्स मिलके टीच करते हैं, शिक्षण क्रिया करते हैं, तो उसको दल शिक्षण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, अभिक्रमित अनुदेशन। ऑप्शन नंबर सी है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम। और ऑप्शन नंबर डी है डिस्कवरी लर्निंग, की अन्वेषण अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर सहयोगी अधिगम। इसमें किसी भी टीचर का कोई भी रोल नहीं होता, बच्चे जो है जो पीयर ग्रुप में ही रह के वो सीखते हैं, उसमें आपस में वो एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे को प्रेरित और अभिप्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि निम्न में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तीन जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो उपयुक्त हैं, जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्या समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और एक है जो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए है फंक्शनल फिक्सडनेस ऑफ अ स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के प्रकारात्मक नियतता। ऑप्शन नंबर बी है गिव एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटीज़ टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कि वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी है इन्वॉल्व पेरेंट्स इन चिल्ड्रन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बालकों की समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना। और ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर स्टूडेंट्स इफेक्टिव एंड इनफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, कि विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना या फिर प्रबोधन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, फंक्शनल फिक्सडनेस ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों की प्रकारात्मक नियतता, कि मतलब उनका डेली बने रहना ये ज़रूरी नहीं होता। बाकी जो 3 पॉइंट है, वास्तविक जो समस्याएं हैं, विश्व की जो समस्याएं हैं, उनके लिए अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं तो वो भी अच्छा होता है समस्या समाधान के लिए। और जो समस्या समाधान है उसमें उनके पेरेंट्स को भी शामिल करना, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और उनकी समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना या फिर उनकी देखरेख करना कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये योजना भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है वो योजना सही नहीं है, क्योंकि इसमें नोट पूछा गया है, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्रोनफेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी, स्टूडेंट्स फैमिली पीयर्स एंड स्कूल एसेट्रा इन्फ्लुएंस हिज हर डेवलपमेंट एंड दे बिलोंग टू दी, कि जो यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर थे उनका एक सिद्धांत है, पारिस्थितिक सिद्धांत है, इकोलॉजिकल थ्योरी है। तो उसके अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये किससे संबंधित रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्रोनो सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है मैक्रो सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी है एक्सो सिस्टम। ये जो यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर थे, इनकी थ्योरी थी सोशलाइजेशन की, उसके अंदर इन्होंने एक मॉडल दिया था द इकोलॉजिकल मॉडल। मॉडल का नाम क्या था? द इकोलॉजिकल मॉडल या फिर पारिस्थितिक तंत्र। तो उसके अंदर क्या था कि ये बताते हैं कि एनवायरनमेंट है वो प्रभाव डालता है। ठीक है, जो बच्चे का जो विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है, एनवायरनमेंट के अंदर इन्होंने जो
कई सारी चीज़ें, जैसे कि उसका विद्यालय है, उसके पेरेंट्स है, उसका परिवार है, सोशल मीडिया है, तो सब चीज़ों को उन्होंने उसके अंदर इन्वॉल्व किया है। और उन्होंने डिटेल से इसके बारे में ये बताया था कि किस तरह से जो बच्चा है उसके वृद्धि और विकास को ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। इसमें उन्होंने एक फिगर दिया था। फिगर में क्या था कि जैसे कि सबसे पहले था माइक्रो सिस्टम में क्या है कि माइक्रो सिस्टम में होम, स्कूल, प्लेग्राउंड, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें क्या है कि जो बच्चा है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है या फिर डायरेक्टली उसके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। ये था माइक्रो के बाद था मीजो सिस्टम। माइक्रो के बाद क्या था? मीजो सिस्टम में क्या है कि इंटरेक्शन होना माइक्रो सिस्टम के अंदर ही। अब माइक्रो सिस्टम में जैसे होम है, स्कूल है, होम और स्कूल के अंदर इंटरेक्शन कैसे होगा? जैसे कि होम और स्कूल में पीटीएम जैसे होती है, पीटीएम में पेरेंट्स आएंगे और वो क्या है कि स्कूल में इन्वॉल्व होंगे, स्कूल में ये जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनमें वो काम करेंगे, या फिर उनमें जो बच्चे की सारी जानकारी है जो टीचर्स के द्वारा वो ले लेते हैं, उनका पता लग जाता है। तो ये हो गया आपस में उनका इंटरेक्शन होम और स्कूल का। तो उस सिस्टम को बोलते हैं, जो सेकंड नंबर पे है वो है मीजो सिस्टम के बाद है इकोसिस्टम। मीजो के बाद क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नहीं, एक्सोसिस्टम में क्या था? इसमें इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में कैसे? जैसे कि पेरेंट्स हैं, उनका प्रोफेशन आ जाएगा, इसमें उनका ट्रांसफ़र आ जाएगा, और जो सोशल मीडिया है वो भी आ जाएगा। ये है कि जो बच्चे के ऊपर इन सब चीज़ों का डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या है? उसमें कल्चर, जैसे कि जो कल्चर है, जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो चेंज विद एवरी मतलब जो जनरेशन होती है उसके साथ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चेंज होती है वो सब उसमें आ जाएगा। उसके बाद है लास्ट में 5 वाला सर्कल। 5 वाले में क्या है? क्रोनो सिस्टम। 5 वाले में क्या आएगा? क्रोनो सिस्टम आएगा। क्रोनो सिस्टम में क्या है? इसमें तो जनरेशन के साथ दिखा रखा था, जो मैक्रो सिस्टम है। और क्रोनो सिस्टम में क्या है कि थ्रू आउट लाइफ जो चेंजेस होते हैं, तो उनके जो चेंजेस हैं जो बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला सिस्टम था माइक्रो में जो डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होता है, जो बच्चा होता है, होम, स्कूल, प्लेग्राउंड आएंगे, जो डायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। सेकंड नंबर पे है मीजो सिस्टम में इंटरेक्शन होना माइक्रो सिस्टम के अंदर ही। ऑप्शन नंबर ये वाला 3 वाला है, ये है एक्सो सिस्टम में क्या था कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है बच्चे के ऊपर, जैसे कि पेरेंट्स का प्रोफेशन है, ट्रांसफ़र है, या फिर सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और फोर्थ नंबर पे ये जो स्तर था ये था मैक्रो सिस्टम में जैसे कल्चर आ जाएगा, वो किस तरह से वो एवरी जनरेशन वो चेंज होता है, ये सब चीज़ें। और 5 नंबर पे है क्रोनो सिस्टम कि इसमें थ्रू आउट लाइफ चेंजेस जो होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो इन्होंने इस तरह से ये पूरा वो दिया था, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो सिस्टम, कि जो माइक्रो सिस्टम है उसके अंदर ये होम, फैमिली, पीयर्स, स्कूल, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एज वाइगोत्स्की इज टू सोशल कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी। सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। इसमें जो वाइगोत्स्की हैं और एक और है साइकोलॉजिस्ट, उन दोनों की जो सिद्धांत हैं उनको आपस में इंटरेक्ट किया गया है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से संबंधित दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, ऑप्शन नंबर बी है सैगलर, ऑप्शन नंबर सी है पियाजे, और ऑप्शन नंबर डी है बेंड्यूरा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बेंड्यूरा, कि जो बेंड्यूरा है उनका सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्पीकिंग और राइटिंग इन सच अ वे एज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स इज नॉन एज दी, कि इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, की भाषा का व्याकरण। ऑप्शन नंबर बी है फनीम्स ऑफ लैंग्वेज, की भाषा का ध्वनिग्राम या फिर फनीम। ऑप्शन नंबर सी है प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा का व्यवहारिक रूप। और ऑप्शन नंबर डी है मॉर्फिम्स ऑफ लैंग्वेज, की भाषा का रूप ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज या फिर भाषा का व्यवहारिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोलबर्ग थ्योरी एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित ना होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है। कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है उसके अंदर किस स्तर पर, कि कौन से लेवल पर जो मोरल डेवलपमेंट है, जो नैतिक विकास है, वो बाह्य मानकों पर आधारित न होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है। वो हमें स्तर बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व प्रचलन स्तर। ऑप्शन नंबर बी है कन्वेंशनल लेवल, प्रचलन स्तर। ऑप्शन नंबर सी है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पश्च प्रचलन स्तर। और ऑप्शन नंबर डी है म्यूचुअल इंटरपर्सनल लेवल, की आपसी अंतर्वैयक्तिक स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, की पश्च प्रचलन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन, कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, की परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना। ऑप्शन नंबर बी है आइडियलिस्टिक रीजनिंग, आदर्शवादी तर्कना। ऑप्शन नंबर सी है स्पेशल रीजनिंग, स्थानिक तर्कना। और ऑप्शन नंबर डी है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, की अमूर्त तर्कना। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर है, स्पेशल रीजनिंग या फिर स्थानिक तर्कना। इसमें क्या है कि ये औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। जो बाकी की जो तीन है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना, आदर्शवादी तर्कना और अमूर्त तर्कना, ये क्या है, ये बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित हैं। और जो स्थानिक है, स्थानिक ये एक स्पेशली क्या है, एक टाइप की इंटेलिजेंस होती है स्थानिक स्पेशल, जिनको स्थान जैसे कि कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई घर बन रहा है, ठीक है, तो उसमें जो वास्तु के अनुसार कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, रखी जाती हैं। स्थान का जिसको मतलब अच्छे से ज्ञान होता है वो क्या है कि उनको स्थानिक बुद्धि मतलब उनके अंदर होती है, इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट नहीं है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी की तीन चीज़ें इसके अकॉर्डिंग सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। सो गाइज, इसी तरह से हम CDP से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी PYQs डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एस्टेट PYQs की सभी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, वहां से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।